Good morning, students. I'm Dr. Pooja Saxena, Geography Department, Government College, बूंदी। हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत हम परिचर्चा कर रहे थे कि भारत की मृदा किन किन समस्याओं का सामना करती है। हमने देखा कि भारतीय मृदाएं मृदा अपरदन, मृदा की उर्वरा क्षमता में कमी आना, मरुस्थलीकरण, अतिशय जल भराव, मृदा में लवणीयता और क्षारीयता में वृद्धि होना, व्यर्थ भूमि का विकास होना जैसे विभिन्न संकटों का सामना करती है। इसके अंतर्गत हमने मृदा विस्तार को मृदा अपरदन को विस्तार से देखा। मृदा अपरदन के समान ही एक जो अन्य मृदा संकट है वह है डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। इसलिए हम उसका भी विस्तृत अध्ययन करेंगे। एक प्रमुख मृदा संकट होने के साथ साथ ये परीक्षकों का भी एक प्रिय विषय है, तो उस दृष्टि से भी हमारे लिए अत्यावश्यक है कि हम इसको अलग से स्टडी करें। तो डेजर्टिफिकेशन क्या है, मरुस्थलीकरण क्या है? जो एक भ्रामक अवधारणा है मरुस्थलीकरण को लेकर वो ये कि जो विद्यमान मरुस्थल हैं उनका विस्तार होना ही डेजर्टिफिकेशन है। But desertification does not mean the expansion of existing deserts. Balki desertification is the process by which the biological productivity of dry lands is reduced due to natural or man-made factors. यानी मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शुष्क भूमि या अर्धशुष्क भूमि की जैव उत्पादकता में कमी आती है प्राकृतिक कारकों से या मानवकृत कारकों से। दूसरे शब्दों में हम देखें तो डेजर्टिफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज स्प्रेड ऑफ desert like conditions in arid or semi arid areas due to man's influence or climatic change। यानी मानवकृत या जलवायवीय परिवर्तनों के कारण यदि शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में मरुस्थल जैसी दशाओं का प्रसार होता है तो वह मरुस्थलीकरण है, डेजर्टिफिकेशन है। देखिए, डेजर्टिफिकेशन एक ज्वलंत समस्या है। अभी 17 जून 2019 को डेजर्टिफिकेशन ऑन ड्रॉट पर एक कॉम्बैट प्रारंभ हुआ जिसका थीम था लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर, जिसमें डेजर्टिफिकेशन एक महत्वपूर्ण इशू था। हम जानें कि मरुस्थलीकरण के कारक क्या होते हैं। मरुस्थलीकरण के कारकों को हम दो कैटेगरीज में रख सकते हैं, मैन मेड कॉजेस एंड नेचुरल कॉजेस, मानवकृत और प्राकृतिक कारक। मानवकृत कारकों में हम देखें जैसे ओवर ग्रीसिंग, अत्यधिक पशुचारण। अत्यधिक पशुचारण मृदा की उपयोगिता, उसकी उत्पादकता और जैव विविधता में कमी लाता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 2005 से 2015 का जो दशक था उसमें 31% घास के मैदान समाप्त हो गए। तो इस तरह से वेजिटेशन कवर का कम होना बहुत घातक है मृदा के लिए, जो मरुस्थलीकरण का ही एक कारक बनता है आगे चलकर। नंबर 2, डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन। हम जानते हैं कि वन एक कार्बन सिंक हैं। यदि वनों का विनाश होगा तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा, और यदि ऐसा होता है तो हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि होती है, जो कितना बड़ा पारिस्थितिक संकट है अपने आप में वो हम सभी जानते हैं। देन फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जो हमारी कृषि पद्धतियां हैं, यदि हम फसल चक्रीकरण ठीक से नहीं अपनाते हैं या रासायनिक उर्वरकों का हमारा चयन तर्कसंगत नहीं होता है या झूम और स्थानांतरित बर्न एग्रीकल्चर टाइप की प्रैक्टिसेस हैं तो उससे मृदा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। देन अर्बनाइजेशन, नगरीकरण, गांवों का नगरों की ओर प्रसार होना, जो मृदा पर प्रेशर क्रिएट करता है, और ये प्रेशर जो है परोक्ष रूप में डेजर्टिफिकेशन का एक कारक बनता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अतिशय दोहन, जो कि ओवर पॉपुलेशन, अत्यधिक जनसंख्या की वजह से है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण संसाधनों पर भारी दबाव होता है और ये भारी दबाव अंततोगत्वा मृदा क्षय के तौर पर देखा जाता है। दूसरा हमले प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक विभिन्न नेचुरल हैजर्ड्स हम देखें जैसे फ्लड्स, ड्रॉट्स, लैंडस्लाइड्स, ये किसका रिजल्ट हैं? वाटर इरोजन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्टाइल सॉइल का,
जल अपरदन हमने देखा ही है कि जल अपरदन जो लैंड है उसको उत्खात स्थलाकृति में बदल देता है, बैडलैंड टोपोग्राफी में बदल देता है। क्षेत्र में अवनालिकाएँ गलीज डेवलप हो जाती हैं। साथ ही संपूर्ण क्षेत्र में रवाइंस डेवलप हो जाती हैं। तो इस प्रकार की जो भूमि है वो किसी काम की नहीं रह जाती। तो वाटर और विंड इरोजन जो है, विंड इरोजन से जो सॉइल फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, एंड इस तरह से इट मेक्स द लैंड ससेप्टिबल टू डेजर्टिफिकेशन। तो हम भारत में यदि हम मरुस्थलीकरण के प्रसार पर एक नज़र डालें तो भारत का जो एरिड और सेमी एरिड रीजन है, जो लार्ज पार्ट है, वो राजस्थान, दक्षिण पंजाब और हरियाणा यानी सिंधु और अरावली रेंज के मध्य का क्षेत्र है। ये वो क्षेत्र है जहाँ वर्षा की मात्रा कम है, जहाँ वनस्पति आवरण विरल है और जहाँ जल की प्राप्ति की बहुत कमी है, यानी एक्यूट स्कैरसिटी ऑफ वाटर है। तो नतीजा क्या निकलता है कि जो विंड्स हैं, हवाएं हैं, वो बड़ी मात्रा में रेत का प्रवाह करती हैं और ये प्रवाह होता है एडजॉइनिंग जो समीपवर्ती फर्टाइल लैंड्स हैं उनके ऊपर। परिणाम स्वरूप वो भूमि और जो मरुस्थल भूमि है वो भी मरुस्थलीय प्रसार के अंतर्गत आने लगती है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट द थार डेजर्ट इज़ एडवांसिंग एट एन अलार्मिंग रेट ऑफ अबाउट 0.5 किलोमीटर पर ईयर, कि जो थार का रेगिस्तान है वो प्रति वर्ष 0.5 किलोमीटर के खतरनाक दर से बढ़ रहा है। और currently about 12.13% of India's total area is classed as arid and about 30% area is termed as semi-arid, यानी भारत का 30% क्षेत्र अर्धशुष्क और 12.13% क्षेत्र शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन है एरिड लैंड की वो है राजस्थान में, जहाँ हाफ ऑफ द टोटल एरिया इज़ एरिड। गुजरात में 1/3, JNK में क्योंकि कोल्ड डेजर्ट्स लेह और लद्दाख जैसे क्षेत्र हैं जहाँ वार्षिक वर्षा की प्राप्ति बहुत कम है, वो क्षेत्र। पंजाब और हरियाणा जो कि 1/4 ऑफ द टोटल लैंड हैं, वहाँ पे एरिड कंडीशंस मिलती हैं। और भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में सेमी एरिड कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, JNK, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। तो वो क्षेत्र जो कि सी कोस्ट से दूर हैं वो सेमी एरिड परिस्थितियाँ रखते हैं। इन तमाम जो हमने विस्तार देखा डेजर्टिफिकेशन का, उसका प्रभाव विभिन्न प्रकार से पड़ता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो है ही, हम जानते हैं एग्रीकल्चरल लैंड में कमी आती है और जो सैंड डिपोजिशन है वो रिवर्स, लेक्स और वाटर बॉडीज़ में हो जाता है, जिससे उनकी जल धारण क्षमता घटती है, भूमिगत जल स्तर का लेवल घट जाता है, व्यर्थ भूमि में वृद्धि होती है और सूखे जैसी जो घटनाएं हैं उनकी आवर्तिता और तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। तो ये तो इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस हैं। इसके अलावा परोक्ष रूप में हम देखें तो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स भी हैं। फ्लड, लैंडस्लाइड्स, ड्रॉट जैसी जो कंडीशन है वो अल्टीमेटली पॉवर्टी को बढ़ाती हैं और जो देश की इकोनॉमी है उसको नीचे लेके जाती हैं। सोशल इम्पैक्ट्स हैं इसके, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करती हैं और फोर्स माइग्रेशन यानी बलात् जो देशांतरण है उसको बढ़ावा देती हैं। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों को यदि अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती तो स्वाभाविक है कि वो स्थानांतरण करते हैं, तो जो कि एक गंभीर समस्या है। फूड सिक्योरिटी इश्यूज़ क्रिएट होते हैं इनकी वजह से। तो तात्पर्य ये है कि भारत में मरुस्थलीकरण का जो प्रसार है और उसके जो हमने व्यापक प्रभाव देखे, उस दृष्टि से इस पर कंट्रोल किया जाना अत्यंत आवश्यक है। हम स्टेटस देखें डेजर्टिफिकेशन का भारत में तो 96 मिलियन हेक्टेयर्स यानी 29% ऑफ इंडियाज़ एरिया इज़ अंडरगोइंग डिग्रेडेशन। इसी तरह से डिग्रेडेड लैंड में निरंतर वृद्धि हुई है और
आज लगभग इंडिया के क्षेत्रों का 32% यानी 105 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र डिग्रेडेड लैंड के अंतर्गत घोषित किया गया है। भारत का मोर देन 80% ऑफ द कंट्रीज डिग्रेडेड लैंड लाइज इन जस्ट 9 स्टेट्स। सिर्फ जो 9 राज्य हैं उनमें भारत का 80% जो अवकर्षित भूमि है उसको सम्मिलित किया गया है। तो डेजर्टिफिकेशन पर जो कंट्रोल है वो बहुत ज़रूरी है। इस हेतु ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम्स और जो शिफ्टिंग है सैंड ड्यून्स की उनको रोकने के प्रोग्राम्स और ग्रेजिंग कंट्रोल या मरुस्थलों के एजेस पर ट्रीज प्लांटेशन करना जैसी क्रियाएं तो की जाती हैं। इसके अलावा विभिन्न डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी इस हेतु हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट। इट वाज लॉन्च्ड इन 1974 टू इम्प्रूव द इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइजेशन एंड टू ऑप्टिमाइज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थ्रू एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैं उसके द्वारा अपने जो कनाल्स के जो कमांड एरियाज़ होते हैं उस एरिया को डेवलपमेंट की दृष्टि से वो विभिन्न योजनाएं बनाते हैं। इसी तरह इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम विच इज़ लॉन्च्ड इन 1989-90 और इसका जो उद्देश्य है वो है पारिस्थितिक संतुलन बनाना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, जिसमें हरियाली गाइडलाइंस 2003 नाम से प्रारंभ की गई और इसको अब सब्स्यूम्ड कर दिया गया अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना विच इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नीति आयोग। देन डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू की गई। इट वाज लॉन्च्ड इन 1995 टू मिनिमाइज द adverse effect of drought and to rejuvenate the natural resource base of the identified desert areas। जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनको अंकित किया गया कि कहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधनों का क्षय है उसको फिर से पुनर्युवनित किया जाए। और इट वाज लॉन्च्ड फॉर हॉट डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड कोल्ड डेजर्ट एरियाज ऑफ JNK एंड हिमाचल प्रदेश एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा संचालित है ये। इंडिया बिकेम ए सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट desertification UNCCD in 94 and ratified in 1996। इसी तरह सॉइल कंजर्वेशन इन द कैचमेंट ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स एंड फ्लड प्रॉन रिवर्स ये शुरू किया गया 2000 में। इसको शुरू किया गया और इसको देखता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसी तरह नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंट हुआ 2000 में और जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड्स पर काम करता है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज देखता है। इसी तरह नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इट वाज प्रिपेयर्ड इन 2001 टू एड्रेस इश्यूज ऑफ इंक्रीजिंग डेजर्टिफिकेशन एंड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस। यानी मरुस्थलीकरण के विस्तार को पर एक्शन लेने के लिए, कार्रवाई करने के लिए 2001 में इसको तैयार किया गया और ये संचालित है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इसी तरह एक अन्य स्कीम है फॉडर एंड फीड डेवलपमेंट स्कीम जो 2010 में लॉन्च हुई। इसका उद्देश्य है कि जो क्षय होते हुई घास भूमियां हैं और जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स हैं, समस्याग्रस्त मृदा हैं, लवणीय हैं, क्षारीय हैं या भारी मृदा है, उस पर काम करना। और इसको संचालित किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरीज़ के द्वारा। इसके बाद नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका नाम है NAPCC। ये 2014 में अप्रूव हुआ और इसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज देखता है। इसी तरह है डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया एंड इसे रिलीज़ किया गया इसरो के द्वारा 2016 में, जो कि डेजर्टिफिकेशन, भूमि अवकर्षण जैसे जो कारक हैं उनके ऊपर काम करता है। तो मरुस्थलीकरण के कारक और उनके द्वारा जनित दुष्प्रभावों और उन दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने हेतु जो विभिन्न कंट्रोलिंग डेजर्टिफिकेशन मेजर्स हैं हमने उनको देखा।